नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अजीत। आपकी जो पिछली कक्षा थी, हमने मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में और जीवन की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। अब चलिए जो हमारा मूल अधिकार में नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में। अनुच्छेद और 23 और 24 में किसका प्रावधान किया गया? तो प्रावधान किया गया शोषण के विरुद्ध। शोषण की जो अवधारणा, इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा, उसके श्रम, मानसिक, आर्थिक इत्यादि शोषण नहीं करे, यानी सभी मनुष्यों को समान माना गया है। तो जो समानता की अवधारणा है, स्वतंत्रता की अवधारणा है, अगर उसके साथ शोषण जुड़ा रहेगा तो यह अवधारणा अपूर्ण होती है। इसलिए हमारे संविधान में, खासकर मूल अधिकारों में, शोषण के विरुद्ध भी प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को एक माना जाएगा और किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक या मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान। अनुच्छेद 23 में क्या किया गया? अनुच्छेद 23 में बताया गया कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया। दुर्व्यवहार का मतलब आपको पता होगा कि जब यूरोपीय औपनिवेशिक काल होता था तो अफ्रीका से गुलाम पकड़ के ले जाके अमेरिका इत्यादि देशों में बेचा जाता था, जिसको मानव दुर्व्यापार कहते हैं। तो इस प्रकार के अमानवीय अवधारणाओं के यहाँ समाप्त किया गया। किसी भी मनुष्य को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनका अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनको बेचा खरीदा नहीं जाएगा। यहाँ गुलाम की अवधारणा समाप्त की जाती है। दूसरा, किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जाएगा, यानी बंधुआ मजदूरी को भी यहाँ निषेध किया जाता था। इस प्रकार अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और जबरदस्ती श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अब अगला देखिए, अनुच्छेद 23 में एक फर्स्ट जो है उसमें क्या कहा जाता है कि 3 प्रकार के शोषण का निषेध किया गया। जो शोषण के 3 प्रकार बताए: बलात्श्रम, किसी से जबरदस्ती कोई श्रम नहीं किया जाएगा; बेगारी, किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर उससे श्रम लिया जाता है तो उसकी उचित मजदूरी दी जाएगी; और तीसरा, मानव व्यापार। वही हमने जो कहा कि गुलामों की तरह किसी भी मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं होगी, सभी नागरिक स्वतंत्र। क्योंकि जब ऐसी अवधारणाएं हमारे समाज में व्याप्त रहेंगी, अगर राज्य इनको प्रतिबंधित नहीं करेगा तो फिर समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा और एक सभ्य नागरिक की अवधारणा पूरी तरह से खंडित हो जाएगी। तो इस प्रकार अनुच्छेद 23 में जो 3 प्रकार के बताए गए हैं, जबरदस्ती श्रम नहीं लिया जाएगा, किसी को बंधुआ मजदूर या बेगारी नहीं करवाया जाएगा, और मानव व्यापार, गुलामों की तरह कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा, मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं होगी, जो पश्चिमी देशों में पहले व्याप्त थी। और देखिए अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है? देखिए 23 जो होता है 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित करता है: बलात्श्रम का, दुर्व्यवहार का और बेगारी का। और इसमें देखिए जो 23(2) है, यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, यानी कोई सार्वजनिक कार्य प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है, मान लीजिए राष्ट्र में किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई, इसी चीज में, जिसे सभी नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि आपको आवश्यक श्रम करना होगा इसके लिए, तो इस प्रकार जो प्रक्रिया राज्य द्वारा अपनाई जाएगी, ये शोषण नहीं कहेगी, यानी बलात्श्रम नहीं कहा जाएगा, जबरदस्ती, और इसको बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तथा जन्म, लिंग, जाति इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कुछ लोगों को बुला लिया जाए, कुछ लोग ना बुलाया जाए। इसमें इक्वलिटी का अवधारणा का सभी नागरिकों से आह्वान किया जाएगा। जन्म, लिंग या जाति के आधार पर कोई शोषण नहीं किया जाएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है खासकर बच्चों के संबंध में है। कारखानों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उद्योगों या जो खान इत्यादि जो खतरनाक औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनमें उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम के बच्चों का तो पहले हम श्रम के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, और खासकर जो खतरनाक जगह जैसे कारखाना, उद्योग हुए, खनिज क्षेत्र हुए, वहां पे तो पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों को श्रमिक के रूप में आप प्रयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं ला सकते हैं कहीं, किसी भी कारखाने में, खानों में, या कोई हानिकारक रासायनिक जगह है वहां पे। इस प्रकार अनुच्छेद 24 बच्चों को इस पे प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देती है कि आप उनका बलात्श्रम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए अगले टॉपिक पे देखें। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद 25 से 28। इसमें किसकी अवधारणा दी गई? इसमें अवधारणा जो दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो मूल अधिकार में 25 से 28 तक दी गई है। क्योंकि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी आस्था का विषय होता है,
तो उसके मौलिक अधिकारों में इसको शामिल किया गया है। और हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ सभी धर्मों को समान रूप से भाव दिया गया, किसी धर्म विशेष से शासन और प्रशासन संचालित नहीं होगा। और यहाँ पे विभिन्न धर्म मतलब विश्व के सभी धर्मों के मतावली यहाँ पे हैं और पंथों के। तो इस प्रकार भारत 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है। अब देखिए अनुच्छेद 25, अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने। भाई धर्म कहते हैं ना, किसी के भी निजी आस्था का विषय होता है कि वो ईश्वर में विश्वास करे ना करे, उसकी विशिष्ट मान्यताएं अपनी धार्मिक किताबों के प्रति उसका पालन करे ना करे, उसकी स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया गया है। तो निर्बाध रूप से आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने धर्म या मत का प्रचार भी कर सकता है, उसको भी छूट दी गई है कि वो अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 25 में आता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही सिख कृपाण धारण कर सकते हैं। देखिए जैसे कहा जाए कि शस्त्र आप धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिख लोग जो है तलवार की तरह छोटी तलवार होती है, कृपाण धारण कर, तो भी अनुच्छेद 25 के तहत उनको अधिकार दिया गया है कि उनका मौलिक अधिकार है वो कृपाण धारण कर सकते हैं। और देखिए 25 के अंतर्गत ही जैन बौद्ध सिख धर्म को हिंदू धर्म के अंतर्गत माना गया। यानी दो तरह के हमारे यहाँ धर्म पाएंगे, एक जो भारत में जिन धर्मों की उत्पत्ति है उसमें सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, आपका क्या बोलते हैं सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनकी उत्पत्ति भारत में और एक कहीं न कहीं सनातन और हिंदू परिवार से इनकी समानता होती है। इस प्रकार इनको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही रखा गया है। और एक दूसरे प्रकार के धर्म या रिलीजन जिनको मजहब कहते हैं, जिसमें मूलतः ईसाई और मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म है, वो बाहरी धर्म है। और जो भारत में उत्पत्ति हुए धर्म है वो सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत माने, उसमें मुख्यतः जैन बौद्ध और सिख आते हैं। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप कोई धार्मिक संस्था, मंदिर, ट्रस्ट इत्यादि की स्थापना करते हैं तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता नागरिकों या उस संस्था को दी गई है। तो अनुच्छेद 26 में इसका प्रावधान किया गया, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें कौन कौन से प्रबंधन है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, यानी उसके धार्मिक रीति रिवाज इत्यादि कैसे क्रियान्वित किए जाएंगे। दूसरा, धार्मिक संस्था का स्थापना, अगर कोई चाहे तो कोई धर्म किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च इत्यादि किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, या शैक्षणिक संस्था की भी, इसमें धर्म और शिक्षा दोनों दी जा सके। चल अचल संपत्ति, यानी उस जो संस्था स्थापित की उसके चल अचल संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। संपत्तियों का कैसे प्रशासन होगा, वित्तीय प्रशासन इत्यादि भी अधिकार उनको दिए जाएंगे। ये धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में 4 प्रमुख बातें कही गई हैं। धार्मिक कार्य प्रबंधन, स्थापना, संपत्ति और प्रशासन की जो अवधारणा है वो अनुच्छेद 26 में दी गई है। अब देखिए अनुच्छेद 27, धार्मिक अभिवृद्धि, यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता है, यानी उसके लिए करों के प्रावधान के बारे में कहा गया है कि आप कर संचित कर सकते हैं धार्मिक अभिवृद्धि के लिए। अब देखिए उसे कहता है, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, यानी राज्य किसी भी प्रकार का ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता है जो किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए, अनुदान देने के लिए किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इसके बारे में है कि हमारे यहाँ क्या है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना गया है। इसलिए राज्य किसी भी विशेष धर्म की मान्यता और प्रचार प्रसार नहीं करेगा, उसको वहां से प्रतिबंधित किया गया है। तो अनुच्छेद 27 में क्या है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, आप स्वतंत्र अपना धर्म मानने के लिए। इस प्रकार अनुच्छेद 27 जो है किसी प्रकार विशेष प्रावधान नहीं करता है कि राज्य धर्म के प्रसार के लिए। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए किसी भी धार्मिक संस्था है, मान लीजिए कोई मस्जिद है, वहां पे शिक्षण कार्य भी होता है, वहां पे उपासना के लिए भी लोग उपस्थित हो सकते हैं। इसी तरह कोई क्रिश्चियन समुदाय का कॉलेज है, वहां भी हो सकता है। अगर किसी हिंदू समुदाय का शिक्षण संस्था है तो वहां भी उपासना की स्वतंत्रता रहेगी। तो अनुच्छेद 28 इसके बारे में प्रावधान करता है कि उपासना में उपस्थित रहने के लिए। अब देखिए इसके भी 1, 2, 3 क्लॉज है। पहला, राज्य के द्वारा संचालित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर देखिए राज्य की अवधारणा आती है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा की गई है
उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी मजहब की, किसी भी पंथ की, किसी भी धर्म की, यानी राज्य पूर्णतः उससे मुक्त रहेगा। दूसरे, अगर कोई संस्था चाहती है, अल्पसंख्यक वर्ग हो या जित भी हो, वो अपने मनपसंद की शिक्षण संस्था स्थापित कर सकती है, धार्मिक शिक्षा दे सकती है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। अब अगले पे आते हैं, किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। देखिए, जो राज्य के द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, वहां किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई ट्रस्ट और संस्था है जो निजी या किसी धार्मिक समूह के द्वारा स्थापित की गई है, वहां पे वो धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब अगले पे आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, हमारे यहाँ जो निर्जातीय समूह या जिसको हम कहते हैं एथनिक ग्रुप, जिसकी अपनी शिक्षा और संस्कृति विशेष पहचान होती है, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो या किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में विशेष जाति भाषा उनकी अपनी हो, तो उसके संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिया गया है। तो अब देखिए क्या आता है, अनुच्छेद 29 जो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग की यहाँ परिभाषा दी गई, दो आधार पर हम अल्पसंख्यक वर्ग देखते हैं, एक भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर मूलतः परिभाषित किया अल्पसंख्यक वर्ग को, कि जिनकी अपनी कोई विरासत के रूप में भाषा, उसको संरक्षित करने का अधिकार है। दूसरे, अगर उनकी कोई अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत या सामूहिक चेतना की आस्था हो, उसको भी संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण किया गया। अब हित कौन कौन से, इसको हम जरा देखते हैं। इसमें है पहला 29 में, भारत में नागरिकों को किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण। हमने वही बात बताई कि उनकी भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति, उसको संरक्षित कर सकें। राज्यों से वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था, यानी देखिए, जब यहाँ सार्वजनिक रूप से राज्य किसी शिक्षण संस्था के स्थापित है, तो उसमें धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी आप उसमें किसी को पढ़ने या प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं कि तुम फला जाति को, फला धर्म को, तुम्हारी फला मान्यता है। ये सभी के लिए इक्वलिटी की बात करता है और सभी को वहां को प्रवेश और पढ़ने का अधिकार दिया गया है, दिया गया अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत। और एक में आपको अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार इसमें शामिल है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय अपने शिक्षण संस्था को स्थापित कर सकता है, उसका शासन प्रशासन के अधिकार को अनुच्छेद 30 के तहत प्रदान किया गया है। अब इसमें देखिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। 30 के तहत भारत में सभी अल्पसंख्यक जो भाषा और धर्म के आधार पर, हमने कहा है कि यहाँ पे जब आप शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से बात करते हैं अल्पसंख्यक की, तो इसमें दो माने गए, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पर, जिसको संरक्षित और उनका प्रचार प्रसार, अभिवृद्धि करने का अधिकार दिया गया है। तो अपने अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा और अपने मान्यता के अनुसार वो शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, और उसके प्रबंधन का भी अधिकार उन्हीं को दिया गया। उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी उसके प्रशासन, प्रबंधन इत्यादि स्थापना का अधिकार दिया गया है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को। 30(2) क्या कहता है, किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देने में इस प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा कि फला धर्म या मजहब को प्रमोट करता है, इसके लिए हम ज्यादा अनुदान दें, फला इसको करता है इसी आधार पे इसको हम ना दें। तो यानी राज्य यहाँ भी सकारात्मक भूमिका निभाता है, अगर अनुदान देना है तो सभी को देगा, भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को। अनुच्छेद 31 देखिए, अभी तक हमने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, मानव की गरिमा और स्वतंत्रता की बात की। और अनुच्छेद 31 जो आता है वो संपत्ति के अधिकार के संबंध में है। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार माना गया, लेकिन जब ही हम केसेस को डिस्कशन करेंगे जिसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो टकराव उत्पन्न हुआ, तो इसके बारे में जब भिन्न केसों को हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा विवाद था वो था संपत्ति का अधिकार। जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार मानते थे तो बार बार न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव होता था, खासकर संसद में, कि सरकार
अगर मूल अधिकार है तो मूल अधिकार विधि बना के कम नहीं किया जा सकता है। तो इस टकराव को दूर करने के लिए अंत में सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया और जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार लीगल राइट्स के रूप में आपको स्थापित कर दिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संपत्ति को कब मूल अधिकारों से हटाया गया, तो 1978 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। और इसको कौन सा स्टेटस दिया गया? फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट्स के रूप में दिया गया। अब चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 से बताता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मूलतः अनुच्छेद 32 से होता है कि मूल अधिकारों का अगर हनन होता है या कम किया जाता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो सरकार के 3 हैं, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है, तो उसमें न्यायपालिका का कर्तव्य है संविधान का संरक्षण और मूल अधिकारों का संरक्षण है। तो अगर मूल अधिकार किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं इत्यादि होते हैं, तो इस संबंध में न्यायपालिका जो खासकर उच्चतम न्यायालय है, उसके लिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और मूल अधिकारों को प्रवर्तन में लाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए न्यायालय को ये प्रक्रिया दी गई कि आप इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो इसके तहत उच्चतम न्यायालय जो है मूल अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। अब ये जो 5 प्रकार की रीटें जारी करता है न्यायालय के, कार्यपालिका के सार्वजनिक स्थलों पे कि मूल अधिकार अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो 5 रीटें होती हैं उसको उच्चतम न्यायालय जारी करता है, उनको आदेश देता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं 5 चीजें क्या है, और जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तब इन रीटों को और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके पीछे उद्देश्य क्या था इसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले 5 रीटें कौन सी हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या? सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे न्यायालय उसके बंदी की वैधानिकता का परीक्षण करता और देखता है कि किसी व्यक्ति को बंद किया गया तो क्या वास्तव में उपस्थित है कि नहीं है। इस प्रकार की जो रीट जारी करता है भी फंडामेंटल राइट्स में आता होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है सशरीर न्यायालय समझ प्रस्तुत करना होता है। दूसरा होता है परमादेश, मैंडमस, जिसको कहा जाता है आदेश देना। उच्चतर द्वारा निम्नतम को आदेश दिया जाता है। ये जो परमादेश होता है ये कार्यपालिका को भी दिया जाता है कि भैया आप इस चीज को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, यानी उच्चतम न्यायालय निर्देश देता है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। इसको हम क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। देखिए सब मूल अधिकारों के संबंध में इस प्रकार के रीट की जो अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसका देखिए आधिकारिक परीक्षा, जिसको हम क्यू वारंटो कहते हैं। यदि सार्वजनिक पद पर या सार्वजनिक स्थान पे जो पद है जो सार्वजनिक है, कोई व्यक्ति अवैध रूप से बैठा है तो उसकी आधिकारिक परीक्षा पूछता है कि आप बैठे हैं तो आपकी योग्यता क्या है, आप इस प्राधिकार को क्यों कैसे प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वैधानिकता का परीक्षण जो है आधिकारिक परीक्षा के द्वारा उच्चतम न्यायालय अपने आदेश में देता है कि आप क्यों इस पे बैठे हैं, आपकी वैधानिकता क्या है, आप इसकी पद की योग्यता को धारण करते हैं कि नहीं करते हैं। इसकी आधिकारिक परीक्षा होती है। यानी राज्य इसमें मनमानी करके किसी को नहीं बैठा सकता है किसी संस्था पे। इसके भी वैधीकरण के लिए आधिकारिक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। उसके बाद चौथा आता है उत्प्रेषण। इसमें उच्चतम न्यायालय अपने से निचली, यानी क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय अपने से निचली अदालत में कोई मामला है, चाहे उच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में हो, उसको सुनवाई के लिए अपने पास बुला सकता है विशेष अधिकारी, जिसको हम उत्प्रेषण कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण क्रेटोरियाई। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय निचली अदालत में लंबित मामलों को अपने पास सुनवाई के लिए बुला सकता है। अब अगला देखते हैं उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यानी इसमें क्या होता है? प्रोहिबिशन मीन्स होता है प्रतिबंधित कर देना। अगर निचली अदालत में कोई मामला है और उसकी एक अपील की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, तो उस मामले लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार कर सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों में किसी भी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। प्रोहिबिशन की रीट जारी होती है, प्रतिषेध। भैया अगर ये उच्च न्यायालय में तो वहीं पे इसकी सुनवाई हमारे पास मत आइए, पहले वहां सुनवाई पूरी हो जाने दी।
अब इस प्रकार आपने देखा संवैधानिक उपचारों के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें उच्चतम न्यायालय जारी करता। अब देखिए अगला अनुच्छेद 33, इसके अंतर्गत सेना और अर्धसैनिक बल, सैनिक और अर्धसैनिक बलों में मूल अधिकार लागू नहीं होते, यानी इसको प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि वो विशेष अनुशासन बनाने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों में मूल अधिकार या नागरिकता की जो अवधारणा है सिटीजनशिप की नहीं दी जाती है। आपको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं, वाक अभिव्यक्ति इत्यादि की। तो अनुच्छेद 33 में सेना और अर्धसैनिक बलों में इसको प्रतिबंधित किया जाता है। अनुच्छेद 34 सैन्य अधिनियम, किसी विशेष देश के क्षेत्र में, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य या कश्मीर के क्षेत्रों में जब अशांति रहती है तो वहाँ मूल अधिकारों को कुछ निलंबित करके आर्म फोर्स स्पेशल पावर, विशेष सैन्य जो अधिनियम होता है उसको लागू किया जाता है। इसको हम कहते हैं अनुच्छेद 34 के तहत इसका अनुपालन किया जाता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर, विशेष क्या बोलते हैं, सैन्य बल अधिकार जिसको कहा जाता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। उसके बाद देखिए अगला क्या होता है, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों का प्रभाव दिखाया गया है कि संसद और विधानमंडल किस तरह मूल अधिकारों के लिए किस किस क्षेत्रों पे कानून का निर्माण कर सकती हैं। चलिए धन्यवाद। इस प्रकार आपका मूल अधिकार खत्म हुआ। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो कल डिस्कस करेंगे, राजनीति निर्देशक तत्व।